हेलो एंड वेलकम ऑफिसर्स। आई होप आप लोग की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अब तो एग्ज़ाम्स भी काफ़ी पास आ गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आगे की प्रिपरेशन। तो आज है हमारा लेक्चर 7 जो कि है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। अब हम अगर सिलेबस देखते हैं तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में टॉपिक 1 2 3 जो है इसको कवर कर लिया है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमने 5 चीज़ों को पढ़ना है। पहला है कि एस्टिमेटिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, फिक्स्ड कैपिटल के बारे में जानना है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कैपिटलाइजेशन एंड पैटर्न्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। सो लेट्स द लेक्चर बिगिन। फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आप एस्टिमेट करते हैं आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट को, और आप ये देखते हैं कि उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा। इसका क्या मतलब है? जैसे कि अगर एक कंपनी है उसे कहीं इन्वेस्ट करना है, ठीक है, जैसे कि रिलायंस है, इसको अभी और अपने जो है टावर्स को इस्टेब्लिश करना है, तो वो देखेगा कि उसको कितने पैसों की ज़रूरत है। मान लीजिए उसको 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत है टावर्स लगाने के लिए चंडीगढ़ में, ठीक है। तो वो उसने डिसाइड कर लिया कि 100 करोड़ हैं। अब वो डिटरमाइन करेगा कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्पोजिशन में वो क्या क्या कर सकता है। जैसे कि वो इक्विटी इशू करे इसको लेने के लिए, डिबेंचर्स को इशू कर दे, ठीक है, प्रेफरेंशियल कैपिटल इशू कर दे, तो ये कॉम्पोजिशन आता है। फाइनेंशियल प्लानिंग हम क्यों करते हैं, ताकि हमें सबसे पहले पता चल सके कि हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कि जो भी हमने ये शेयर होल्डिंग या फिर जो भी हम जिस तरीके से पैसे को रेज कर रहे हैं वो किस कॉम्पोजिशन में होगा, ठीक है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रेमिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज को बनाना कैश कंट्रोल के लिए, लैंडिंग बोरोइंग के लिए। और हमें सबको मालूम है कि फाइनेंस इज अ स्कार्स रिसोर्स, तो हमें ये देखना है कि हम कैसे अपने फाइनेंस को एक बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्या है, ये है रेशियो ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज रेज्ड बाय फर्म एज अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो हम यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम हमेशा लॉन्ग टर्म फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पे हम रेशियो के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट आप देखेंगे, जो उसके शेयर होल्डर्स फंड है, वहाँ पे आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ठीक है, डिवेंचर्स है उसके पास, और उसके पास लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। ये तो उसने डिसाइड कर लिया कि उसके पास पैसा कितना आएगा। अब उसने ये डिसाइड करना है ये किस रेशियो में होगा। जैसे इक्विटी उसने मान लिया कि 50% है, ये 10% है, ये 25% है, ठीक है। ऐसे इस रेशियो को हम बोलते हैं हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको दो तरह के डिसीजंस लेने होते हैं। एक तो ये है कि किस तरह की आपको सिक्योरिटीज इशू करनी है, मतलब कि ये चीज़ किस तरह की होनी चाहिए। सिर्फ हम इक्विटी कैपिटल इशू करेंगे, प्रेफरेंस कैपिटल इशू करेंगे, और उनका रेशियो क्या होगा, ठीक है, टाइप ऑफ सिक्योरिटीज क्या होंगी और उनकी रेशियो क्या होगी। नेक्स्ट है कि हम क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसको यूज करते हैं हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के लिए। अब मान लीजिए हमने डिसाइड कर लिया कि हमें 100 रुपीज़ इशू करनी है। अब हमने ये देखना है कि हम ये 100 रुपीज़ कहाँ से लेकर आएंगे, ठीक है। तो उसमें फैक्टर्स क्या होते हैं? पहला है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें आपका डेट का प्रोपोर्शन कितना ज़्यादा होगा, राइट। जैसे कि हमने रेशियो में पढ़ा था कि जो हमारा डेट इक्विटी रेशियो होता है, एक्सक्यूज मी, हमारा जो डेट इक्विटी रेशियो होता है वो हमारा हमने देखा था। तो जो हमारा डेट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 होता है, वो हमने देखा था हमारा, जिसमें से डेट का हमारा प्रोपोर्शन 2 होता है और इक्विटी का जो प्रोपोर्शन होता है 1 होता है। तो हमने वही देखना है कि हमने अपने कंपनी में क्या प्रोपोर्शन रखना है। सेकेंड है डिग्री ऑफ कंट्रोल, हमें कितना रखना है। हमें मालूम है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर कॉल्ड द ओनर ऑफ द कंपनी। अब हमने ये देखना है कि अगर हम ज़्यादा इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे तो हम हमारी ओनरशिप को डाइल्यूट कर रहे हैं। पहले अगर 2 लोगों के पास ओनरशिप थी, अगर ज़्यादा शेयर्स इशू कर देंगे तो ज़्यादा लोगों के पास ओनरशिप आ जाएगी। थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल प्लान। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हमने बोला कि डेट इक्विटी रेशियो हमारी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 2:1 बोला हुआ है। तो अगर आपका जो डेट इक्विटी 1:1 है तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है डिसाइड करने के लिए कि आप और आगे लोन ले सकते हैं, तो आपको वो चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। फोर्थ है चॉइस ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स की क्या चॉइस है? अब जैसे क्या है कि इक्विटी हमें क्या देती है, वो हमें देती है डिविडेंड। डेट पे हमें क्या मिलता है, वो मिलता है इंटरेस्ट। इन दोनों के ऊपर फर्क क्या है कि डिविडेंड जो है, अगर हमारी इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है तो वो जो है नॉन टैक्सेबल है।
तो अगर हमारे इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि वो कुछ ऐसी अर्निंग मिले जिसके ऊपर टैक्स ना लगे, तो वो शायद वो वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे उनको इक्विटी शेयर होल्डर्स मिल रहे हैं। डेट में इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगता है, तो शायद वो प्रेफर ना करें। तो हमें इन्वेस्टर्स की चॉइस का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है कैपिटल मार्केट कंडीशन। इसका मतलब क्या है, जैसे कि अभी हमारा स्टॉक मार्केट है, कोविड क्राइसिस आ गया, ठीक है, तो कोविड क्राइसिस में अब लोग क्या है, शेयर मार्केट हमारी डाउन हो गई है, लोग पैसा नहीं लगाएंगे। तो इस केस में हमें, अगर हम इक्विटी कोई भी नहीं लेगा, बिकॉज इक्विटी में रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो सब कहाँ जाएंगे, वो डेट में जाएंगे। तो कंपनीज को कैपिटल मार्केट को भी ऑब्जर्व करना पड़ता है कि वो किस तरह की सिक्योरिटीज को इशू करें। फिक्स्ड पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग, ये क्या होता है, जैसे कि अगर आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग चाहिए, जैसे कि आपको 1-2 साल के लिए ही लोन लेना है, तो आप जो है डेट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग चाहिए, जहाँ पे आपको रिटर्न करने की भी ज़रूरत ना पड़े, तो वहाँ पे कंपनी इक्विटी की तरफ जा सकती हैं। 7th है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग क्या है कि आप शेयर्स इशू करना कोई आसान काम तो है नहीं, ठीक है, तो शेयर्स इशू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, डिबेंचर्स या लोन लेना थोड़ा आसान हो जाता है। तो कंपनी ये भी देखती है कि ज़्यादा सस्ता क्या पड़ रहा है, उसके हिसाब से वो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करती है। स्टेबिलिटी ऑफ सेल्स, इसका रेलिवेंस क्या है, अब देखिए, अगर आप प्रॉफिट अर्निंग है, आपकी सेल्स जो है स्टेबल है, तो आपके प्रॉफिट रेगुलर हो रही हैं, तो इस केस में आप अपने डिविडेंड को रेगुलरली दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सेल्स जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है, उस केस में आपका जो प्रॉफिट है वो अनसर्टेन है। तो अनसर्टेन में क्या होता है कि आप क्या फॉलो करोगे, आप डिविडेंड इक्विटी ही इश्यू करोगे, बिकॉज इंटरेस्ट जो होता है वो आपको एनुअली कंपल्सरीली देना होता है। तो उस केस में अगर आपके प्रॉफिट्स इतने अनसर्टेन है, तो आप इंटरेस्ट को कैसे दे पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। 9th है हमारा साइजेस ऑफ द कंपनी। अब एक बड़ी कंपनी है तो उसको ज़्यादा सोचना होगा, उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, तो वो अपने हिसाब से देखेगी। अगर वो छोटी कंपनी है तो नॉर्मली वो उधारी में ले लेके अपना काम कर सकती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कैपिटल। अब हमारे कैपिटल कितनी तरह की होती है, तो बेसिकली हमारी कैपिटल 2 तरह की है, एक है फिक्स्ड कैपिटल, एक है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, तो फिक्स्ड कैपिटल बेसिकली जो आपकी कंपल्सरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, जो कि आप बिजनेस में करते हैं, ठीक है, और इसका मेन पर्पस क्या है, आपको मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एस्टैब्लिश करने में जो फिक्स्ड कैपिटल है वो हेल्प करती है। ये आपकी टोटल कैपिटल जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसका पार्ट कहलाता है। तो ये परमानेंटली एग्जिस्ट करता है, जब तक आपका बिजनेस रहेगा, आपकी वो बिल्डिंग रहेगी, आपको वो लैंड रहेगा, आप इसको यूज़ करते हैं। जो कैपिटल है आप अपने फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए यूज़ करते हैं, आप इनटेंजिबल एसेट्स को खरीदने के लिए आप बाय करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल आप यूज़ करते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन के लिए। हमें ये भी मालूम है कि जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो डेप्रिशिएट हो जाते हैं, तो वो आपकी डेप्रिसिएशन में भी काम, डेप्रिशिएटेड एसेट्स को लेने में भी काम आती है। फिर इसको बिजनेस में यूज़ करते हैं अपने प्रमोटर्स के लिए। नेक्स्ट आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को हम 2 तरह से समझ सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हमारे वर्किंग कैपिटल 2 तरह के हैं, परमानेंट या फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, टेम्परेरी या वेरिएबल। और कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर है हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। इन दोनों चीज़ों के बारे में हमने रेशियोज में भी पढ़ा था। ग्रॉस का मतलब होता है हमारा कि टोटल करंट एसेट्स कितनी है, और नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। परमानेंट या फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल क्या होता है। बेसिकली इवन करंट एसेट्स में भी एक हमें मिनिमम लेवल ऑफ फंडिंग तो चाहिए ही होती है। जैसे कि आपका स्टॉक है वो करंट एसेट है, लेकिन आपको थोड़े से पैसे तो उसमें लगा के ही रखने हैं हर वक्त, ताकि आपका जो स्टॉक है वो मेंटेन रहे। तो इस तरह के जो पैसे होते हैं उसको हम फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। वेरिएबल है जो आपका एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल है। जैसे कि आपको मालूम है कि समर्स है, समर्स में कोल्ड ड्रिंक की जो सेल्स है वो आपकी बढ़ जाएगी, तो आप क्या करेंगे, आप अपना जो स्टॉक है वो बढ़ाएंगे। स्टॉक बढ़ाएंगे तो आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो आपको अपने आप बढ़ जाएगा, बिकॉज करंट एसेट्स आपके बढ़ जाएंगे। डेफिनेशंस, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हमने देखा था, इट इज टोटल करंट एसेट्स। नेट वर्किंग कैपिटल आपकी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज की है। और एक नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल होता है, बेसिकली ऑपरेटिंग करंट एसेट्स, जिन करंट एसेट्स को आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि कैश, इन्वेंट्री और अकाउंट रिसीवेबल्स जो कि डेटर्स में आते हैं, माइनस ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटीज जिसमें आपके जो भी एक्रूअल्स, आउटस्टैंडिंग खर्चे हैं वो, और अकाउंट्स पेएबल। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हुआ। सबसे पहले मीनिंग में यही है कि जो आपकी फिक्स्ड कैपिटल होती है आप उसको यूज करते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स को बाय करने के लिए,
और वर्किंग कैपिटल जिसको आप करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो फिक्स्ड एसेट का कॉम्पोजिशन में क्या क्या यूज करते हैं, आपको ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो 1 साल से ज्यादा होते हैं। तो हमने देखा ही था कि हमारे करंट एसेट्स और लायबिलिटीज की डेफिनेशन यही है जो विद इन 1 ईयर हमें पे करना है या हम अक्वायर कर रहे हैं। तो जो वर्किंग कैपिटल है वो इसी हिसाब से शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के और एसेट्स बन जाती है। लिक्विडिटी, दिस इज इन लिक्विड। अब आपने एक बार लैंड खरीद लिया, आपने बिल्डिंग बना ली, मशीनरी खरीद ली, तो क्या आप उसको बहुत जल्दी बेच सकते हैं? नहीं ना। तो ये हमारा थोड़ा सा इलिक्विड है, वर्किंग कैपिटल हमारी हाईली लिक्विड है। फिर है हमारा फिक्स्ड कैपिटल को हम यूज करते हैं नॉन करंट एसेट्स को बाय करने के लिए। नॉन करंट एसेट्स नॉर्मली हमारे फिक्स्ड एसेट्स, और वर्किंग कैपिटल को शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए यूज करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल हमारे स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स का काम आता है, जो कि हमने पहले भी देखा था हमारे पिछले लेक्चर में कि ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस में आता है, और वर्किंग कैपिटल हमारे ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स में आता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो हमारी टोटल बुक वैल्यू है हमारे कंपनी के डेट और इक्विटी की, क्या जैसे कि हमने देखा था हमारे प्रीवियस एग्जांपल में कि इक्विटी शेयर कैपिटल ले लिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ले लिया, डिबेंचर्स ले लिया, और टोटल जो इसकी वैल्यू है वो 100 है। ये 50 रुपए का, ये 20 रुपए का, ये 30 रुपए का। तो ये जो चीज थी ये है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो ये वैल्यू है हमारी, ये है हमारी कैपिटलाइजेशन, राइट। सो फाइनेंस में ये एक क्वांटिटेटिव है, असेसमेंट है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर का। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक टर्म है जिसका मतलब क्या होता है, आपके जो शेयर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं शेयर प्राइस के साथ में। तो कैपिटलाइजेशन और मार्केट कैपिटलाइजेशन ये दोनों अलग टर्म्स हैं, इसका आप डिफरेंस मिक्स मत करना। अब आता है कि कैपिटलाइजेशन कितनी तरह की होती है। तो बेसिकली कैपिटलाइजेशन 3 तरह की है: नॉर्मल कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन। ओवर कैपिटलाइजेशन, नॉर्मल तो नॉर्मल ही है, आपको जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आपके पास है। लेकिन जो दूसरी टर्म्स है ओवर कैपिटलाइजेशन, वो क्या है? ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जो कंपनी है उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है या डिविडेंड उसने पे करना है वो पे कर सके, ठीक है। मतलब उसके पास ज्यादा कैपिटल है देन रिक्वायर्ड। अब आपके प्रॉफिट्स, मान लीजिए आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो है आपके ₹10, ठीक है। आपने इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट देना है। मान लीजिए आपके जो डिबेंचर्स हैं 100 रुपीज के डिबेंचर्स हैं आपके 5% पे, तो मतलब आपको इंटरेस्ट कितना देना है? 5 रुपए, ठीक है। तो आपके 5 रुपए इंटरेस्ट के चले गए, 5 रुपए बच के प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आपका। अब इसके बाद आपने इसके ऊपर टैक्स देना है। अब आप ये देख रहे हैं कि आपको 100 रुपए की एक्चुअली जरूरत ही नहीं थी, अब आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। अगर आपका यहाँ पे मान लीजिए कि 50 रुपीज होता तो आपको 2.5 रुपया ही पे करना पड़ता। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है आपकी, वो आपकी सिचुएशन ओवर कैपिटलाइजेशन कहलाती है। जितना पैसा नहीं चाहिए उतना पैसा आपने अपने पास रखा हुआ है। मान लीजिए आपने किसी से लोन ले लिया, उस लोन की आपको जरूरत नहीं है और आप उसका इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, तो आप ओवर कैपिटलाइज्ड हैं। या फिर कब होता है? बेसिकली इसके रीजन क्या है कि प्रमोशन कॉस्ट आपने ज्यादा कर दिया, तो आपके पास पैसा तो आ नहीं रहा लेकिन आपने इतने खर्चे कर दिया, अब आप उसको पे कर रहे हो, ठीक है। आपने कोई एसेट काफी हाई प्राइस पे खरीद लिया, अब आपको पे करना है। आपने डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर कर दिया, आपके पास इतने पैसे नहीं थे, फिर भी आप बोल रहे हो कि आप 10% का डिविडेंड अनाउंस कर रहे हो। ओवर एस्टिमेशन कर लिया, आपको लगता था कि हाँ मुझे तो काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, तो हम लोन लेके उसके कर देते हैं, और फिर वो वहां से पैसा डूब गया और आपको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। फिर आपने डेप्रिसिएशन का प्रोविजन भी सही नहीं रखा है, कम रखा हुआ है आपने। तो इसका नुकसान क्या होगा? देखो आपकी कंपनी, आप प्रॉफिट्स आपने अपने खराब कर दिए, जो भी आपने अर्निंग्स किया हुआ, तो उससे क्या होगा? आपकी मार्केट प्राइस जो शेयर की वो कम हो जाएगी, आपका गुडविल चला जाएगा, बिकॉज आपको अपने लोन को रीपे करने में डिफिकल्टीज आ रही हैं, आपकी रेपुटेशन भी अफेक्ट होगी। ऑब्वियसली अगर कोई आपको कोई बोलेगा कि आप अपने उधारी वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या रह जाएगी उसकी गुडविल। फिर है कि उसके शेयर्स की कोई खरीदता भी नहीं है, जैसे कि हमने येस बैंक वगैरह में देखा था। आपकी अर्निंग्स भी कम हो जाती हैं, आपका रिटर्न ऑन कैपिटल भी काफी लो हो जाता है। नेक्स्ट है आपका अंडर कैपिटलाइजेशन। अब अंडर कैपिटलाइजेशन क्या सिचुएशन है? ये सिचुएशन है कि आपके पास बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट्स हैं, इतने प्रॉफिट्स हैं आपके, लेकिन एक कंपनी में ये सिचुएशन ये तब आ गई जब आपके एस्टिमेटेड अर्निंग्स फिर भी लो है एक्चुअल प्रॉफिट के केस में, ठीक है। मतलब कि आप और जो आप एक्चुअल में अर्न कर रहे थे आप उससे ज्यादा अर्न कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन में क्या होगा?
आपका क्यों ऐसा हो रहा है? आपकी प्रमोशन कॉस्ट आपको सस्ती पड़ गई है, आपने एसेट सस्ते पे खरीद लिया, आपको फायदा हो गया। डिविडेंड आपने कम अनाउंस किया तो आपके पास प्रॉफिट ही प्रॉफिट है दूसरों के कंपैरिजन में। आपने कुछ सीक्रेट रिजर्व्स रखे हुए हैं। आपकी आपने डिप्रेशन के टाइम पे अपनी कंपनी चलाई थी, जैसे कि जब शेयर मार्केट डाउन थे आपने तब शेयर्स खरीदे थे। डेप्रिसिएशन आपका जो है एडुकेट है, तो इसका क्या फ़ायदा होगा अगर आप ये वाली सिचुएशन में अंडर कैपिटलाइजेशन में है? आपकी प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी, रेपुटेशन बढ़ेगी, ठीक है? तो आपकी स्टॉक की स्पेकुलेशन भी स्टार्ट हो जाएगी, शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा डिविडेंड भी मिलेगा। लास्ट टॉपिक है हमारा इसका पैटर्न्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। पैटर्न्स क्या है? मतलब कि एक कंपनी है उसको वही है, उसको 100 रुपीज रेज करनी है तो उसको डिसाइड करना है कि वो कैसे रेज करे। तो उसके पास पहला ऑप्शन क्या है कि वो सिर्फ इक्विटी कैपिटल को इशू कर दे 100 रुपए की। दूसरा क्या है, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों इशू कर दे, मान लीजिए 50 और 50। तीसरा ऑप्शन क्या है, इक्विटी और डेट भी इशू कर दे, मान लीजिए 70 और 30 का इशू कर दिया। चौथा ऑप्शन क्या है कि इक्विटी, प्रेफरेंस और डिवेंचर्स सारे ही इशू कर दे, राइट। तो अब हम देखते हैं कुछ हमारे एमसीक्यूज। पहला है द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू लॉन्ग टर्म डेट, राइट, ये तो आता है। प्रेफर्ड स्टॉक बिल्कुल आता है। कॉमन स्टॉक ये भी आता है। प्रेफर्ड स्टॉक हमारे मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉमन स्टॉक मतलब हमारे इक्विटी, तो ये तो ठीक है। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज नो। टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज नो। शेयर होल्डर्स इक्विटी नो। तो हमारा ऑप्शन है पहला इसका 1। नेक्स्ट है a general rule for managers to follow is to set the firm's capital structure that एक मैनेजर को क्या करना चाहिए, क्या कोशिश होगी? फर्म की वैल्यू मिनिमाइज हो? बिल्कुल भी नहीं। फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइज हो? बिल्कुल। फर्म के जो बॉन्ड होल्डर्स हैं आर मेड वेल ऑफ? नो, बॉन्ड होल्डर्स तो सिर्फ लोन देने वाले लोग होते हैं। सप्लायर्स नो। तो हमारा ऑप्शन है इसका बी। नेक्स्ट है परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होती है? इट वेरीज विद सीजनल नीड्स, इंक्लूड्स फिक्स्ड एसेट्स, इट इज अ अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स रिक्वायर्ड टू मीट अ फर्म्स लॉन्ग टर्म मिनिमम नीड्स। तो हमने अपनी जो डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने यही पढ़ा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के ऊपर होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। और इसके साथ ही अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट हम हमारी नॉलेज को आगे भी शेयर कर सकें। थैंक यू।